हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी अवकल समीकरण का निर्माण। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमने पिछला वीडियो बनाया है यानी कुछ लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो बच्चों आप प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, तभी ये वीडियो कंटिन्यू रखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण का निर्माण। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका हमने कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग द ऑर्डिनरी कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बच्चों देखिए, इसमें हमें करना क्या होगा, देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन दिए रहेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? जनरल सॉल्यूशन हम मान लेते हैं बच्चों, देखिए हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। देखिए, उसमें आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बच्चों कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, लेकिन आपका कांस्टेंट कैसा होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता क्या है और कांस्टेंट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों ये चीज़ आपने समझ लिया आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, तो समझ लीजिए ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, बट आपको ध्यान से ये समझना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें करते क्या हैं, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग कर देते हैं। या तो बच्चों जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उनका हम मान निकाल के जो इक्वेशन आपका जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट होगा उसमें हम इक्वेशन में रखेंगे। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे हम उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले कुछ इसका प्रोसेस है, सबसे पहले हम वो चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे अगर मैं, देखिए ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अगर बच्चों हम इसकी हिंदी पूछें आपसे तो आप क्या बताओगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बच्चों जो हिंदी होती है ना, वो उसको बोलते हैं बच्चों स्वेच्छ अचर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वेच्छ अचर। देखिए, स्वेच्छ अचर। ठीक है बच्चों, स्वेच्छ अचर। अब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ नया आ गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो मुझे समझ में आता था, कांस्टेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, कांस्टेंट यानी अचर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अचर मैंने बताया था जो वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है बच्चों, यानी किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बच्चों हमने इसको कांस्टेंट को बताया है, वेरिएबल को बताया है, क्या होते हैं ये सब। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ भी समझ लीजिए, अगर मैं बच्चों इसको मगर मैं 2 लिख दिया, ठीक है, तो बच्चों ये चेंज नहीं होगा। अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये क्या चेंज हो सकता है? क्या नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स अगर मैं जैसे जी का अगर मान पूछी, स्मॉल जी का, तो आप क्या बताएंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है, ठीक है, वो बच्चों आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ये फिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम केमिस्ट्री में प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो उसकी भी वैल्यू एक फिक्स होती है। ठीक है बच्चों, तो जिसकी वैल्यू बच्चों फिक्स हो, यानी जो बच्चों कभी भी चेंज ना हो, उसे बच्चों हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात आई कि स्वेच्छ अचर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों समझना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता क्या है। देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है? स्वेच्छ अचर। जो है, देखिए ध्यान से समझना, स्वेच्छ मतलब स्वेच्छा के अनुसार हम इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, स्वेच्छा के अनुसार बच्चों जो भी चेंज हो जाए, या मैं बोल सकता हूँ उसके नेचर के ऊपर या उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो,
या मैं बच्चों बोल सकता हूँ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो, उसका जैसा नेचर रहेगा उसी प्रकार उसकी वैल्यू भी आएगी। तो कहने का मीन्स ये है, आप अपने अनुसार यानी स्वेच्छा के अनुसार आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेच्छाचर। ठीक है बच्चों। तो देखिए यानी कहने का मीन्स ये है बच्चों, अगर हम अपने अनुसार या स्वेच्छा अनुसार यानी स्वेच्छाचर है यानी स्वेच्छा के अनुसार हम कुछ भी वैल्यू लें, ठीक है, ये क्या हो बच्चों, चेंज हो जाए, तो उसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेच्छाचर बोलेंगे। अगर मैं बच्चों देखिए मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मैंने y इक्वल टू कितना लिख लिया, x प्लस सी लिख लिया, ध्यान से समझना, y इक्वल टू मैंने क्या लिखा, x प्लस सी, ये कोई लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर बच्चों x इक्वल टू 1 है, ठीक है, x इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू भी कितना है बच्चों, मान लेते हैं 2 है। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी कितनी हुई, 2 हुई। अब बच्चों अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो बच्चों देखिए c की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, x की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 2 मिल रही है। तो कहने का मीन्स है जब हम x का मान इसमें 1 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लें, स्वेच्छा से अनुसार यानी स्वेच्छा के अनुसार बच्चों हम कुछ भी वैल्यू ले लें या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों दिया रहेगा कंडीशन, तो इसमें देखिए, इसमें बताइए c की वैल्यू क्या आएगी, इसमें c की वैल्यू क्या आएगी, जब मैं यहाँ पे 2 डालूंगा और y के स्थान पे बच्चों मैं 1 डालूंगा तो यानी 1 माइनस 2 यानी -1। तो बच्चों पहली कंडीशन में c की वैल्यू +1 और सेकंड कंडीशन में बच्चों c की वैल्यू -1, यानी बच्चों जो स्वेच्छा के अनुसार बच्चों चेंज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्वेच्छाचर। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों स्वेच्छाचर यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होगा वो अपने स्वेच्छा के अनुसार आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, या वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों वो वैल्यू अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है उसकी कंडीशन लगाएंगे जब, तो सी की वैल्यू कुछ ना कुछ बच्चों चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, यानी अवकल समीकरण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे अगर हम कोई चीज़ मान लेते हैं, जैसे अगर मैंने वक्रकुल की बात किया, वक्रकुल मतलब देखिए बच्चों यहाँ मैं वक्रकुल बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है बच्चों वक्रकुल, कुल मतलब होता है बच्चों फैमिली, ठीक है, फैमिली, यानी जो लाइन की इक्वेशन होगी, अभी मैंने कुछ वैल्यू इसमें रखा, ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा एंड 2 रखा तो यानी c की वैल्यू अलग अलग आई, तो लाइन की इक्वेशन भी क्या होंगी, अलग अलग आएंगी। ऐसे ढेर सारी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ढेर सारे लाइंस आएंगी। तो बच्चों जब उसको ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे तो उसका एक क्या बन जाएगा बच्चों, एक वक्रकुल बनेगा। क्या बनेगा, वक्रकुल, जिसे बच्चों हम लोग फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है बच्चों। फैमिली ऑफ कर्व को हम लोग बोलते हैं वक्रकुल, ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना। तो बच्चों हमने फैमिली ऑफ कर्व को ध्यान से समझना है। अगर आपने ये बच्चों प्रोसेस अगर आपने समझ लिया तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये मैं जो बच्चों जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये अगर देखा जाए, अगर आपको समझ में आ जाता है बहुत अच्छी तरह से तो ये बहुत ही आसान है। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया तो समझ लेना आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, इसके एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, मैं 100% बोल रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने लेट कर लिया फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है बच्चों, मैंने फैमिली ऑफ कर्व ऑफ इक्वेशन लेट कर सकते हैं। देखिए हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा ए इक्वल टू, मैंने 0 लेट किया। अब ध्यान से समझना, अब मैंने इसमें क्या लिखा, ये कोई फैमिली है यानी वक्रकुल है यानी फैमिली ऑफ कर्व है। तो बच्चों इसमें मैंने क्या क्या लिया है,
एक मैंने बच्चों क्या लिया है, x क्या है एंड y क्या है, ये बात आती है। ठीक है, यानी ये इसकी क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है। मैंने इसमें क्या क्या लिए हैं, x लिया है, y लिया है और a लिया है। तो बच्चों यहाँ पे x क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, y इक्वल टू fx। तो बच्चों ये क्या होता था, इंडिपेंडेंट होता था, इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट होता था और ये क्या होता था बच्चों, डिपेंडेंट होता था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एंड ये डिपेंडेंट। इसको बच्चों हम लोग परतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परतंत्र। और ये बच्चों क्या होता था, स्वतंत्र चर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, और इसमें मैंने एक चीज़ और लिया है, यानी x आपका क्या होगा बताओ, इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से बच्चों यहाँ पे समझना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने लिखा। अब बच्चों यहाँ पे a क्या है, a आपका बच्चों आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया बच्चों, स्वेच्छाचार मान लिया। अब इसमें बच्चों ये जो आपकी फैमिली ऑफ कर्व है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और आर्बिटरी कांस्टेंट भी है। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, अवकल समीकरण बनाना है। तो देखिए यहाँ समीकरण यानी इक्वल का सिंबल, समीकरण तो ठीक है, लेकिन अब बच्चों मुझे करना क्या है, अवकल करना है। यानी इस फैमिली ऑफ कर्व का मुझे बच्चों क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है। अब बच्चों अगर मैं इसमें पूछूं आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है, अगर मैं बच्चों इस फैमिली ऑफ कर्व में अगर मैं बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है या नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं बच्चों, तो आप बताओगे कितने हैं, ओनली ए ही है ना। तो कहने का मीन्स ये है बच्चों, अगर बच्चों मैं इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ध्यान से समझना, इसका मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं बच्चों, मैं इसको कैपिटल यूज़ कर सकता हूं, कैपिटल F। अब बच्चों देखिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहता है। ठीक है, y भी रहेगा। इसके बाद देखिए जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो x एंड y अगर मैं x के सापेक्ष करता हूं तो बच्चों क्या आता है, dy/dx आता है। और ये आपका a हो सकता है इसमें हो, फैमिली में। अभी देखिए बच्चों गायब नहीं होगा, अभी आपने जो किया है आप उसको लिखिए। मैंने क्या किया है, अवकलन किया है, dy/dx, यानी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट मैंने अवकलन कर दिया इस फैमिली ऑफ कर्व का। ठीक है, और ये कांस्टेंट था, मैंने कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, अब मैं बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे आप बच्चों ध्यान से समझना, आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी थी, एक ही थी, और इसका नाम क्या है, ए है। इसे ए को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने अभी बताया आपको बच्चों, स्वेच्छाचार। ठीक है, जो स्वेच्छा के अनुसार क्या हो, चेंज हो जाए या बदल जाए या कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाए या नेचर के ऊपर। ठीक है बच्चों, जो भी हो कंडीशन चेंज हो जाए तो उसे बच्चों हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है। अब बच्चों अगर इसमें एक स्वेच्छ अचर है तो मैं इक्वेशन 1 का मैं डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालूंगा। वहाँ से मैं क्या करूँगा, a को एलिमिनेट कर दूंगा, या बच्चों मैं इस फैमिली ऑफ कर्व को मैं एलिमिनेटिंग करूँ। ठीक है, यहाँ बच्चों देखिए लिखा है एलिमिनेटिंग। इसके बाद बच्चों मैं बोल सकता हूँ या मैं a की वैल्यू निकाल लूँ। मुझे इसको गायब करना है सिंपल लैंग्वेज में। अगर गायब करूँगा तो कैसे गायब होगा, या तो मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, एक ही कंडीशन है, इसकी मैं वैल्यू निकाल लूँ और इसमें रख दूँ ए के स्थान पे, यही करूँगा ना।
जब बच्चों मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे एक फंक्शन मिलेगा और वो फंक्शन बच्चों किस में होगा, x में होगा, y में होगा और dy/dx में होगा। तो ये जब वैल्यू निकालेंगे, जब बच्चों मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स मैं बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए मुझे मिलने वाला क्या है, मुझे एक फंक्शन मैंने 5 लेट कर लिया, ठीक है। यानी मैं इस इक्वेशन से, यानी इक्वेशन 2 से बच्चों मैं a की वैल्यू निकाल के मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा तो मुझे एक फंक्शन मिलेगा। वो मान लेते हैं फंक्शन 5 है और इस 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं बताइए, x आ रहा है, y आ रहा है और क्या आ रहा है बच्चों, dy/dx आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों ये जो फंक्शन होगा, ठीक है, यानी अवकलन समीकरण, तो ये किस में होगा, इसमें कोई भी कांस्टेंट यानी आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी नहीं बचेगा, सबको गायब करना। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ना, हमें क्या करना बच्चों, सबको गायब कर देना है। तो बच्चों मुझे इस टाइप का इक्वेशन मिल जाए, यानी फंक्शन मिल जाएगा। वो फंक्शन बच्चों किस प्रकार का होगा, x में होगा, y में होगा और dy/dx के रूप में होगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम सिमिलरली की बात करें, इसी प्रकार ध्यान से समझना, सिमिलरली इसी प्रकार, अब बच्चों ध्यान से समझिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए अब इसी प्रकार मुझे फंक्शन लेना है। मैंने ले लिया फैमिली ऑफ कर्व, यानी x लिया, y लिया, a लिया था बच्चों, अब की मैं क्या करूँगा, b लूँगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए, यहाँ पे वेयर a and b are आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये जो दोनों हैं आर्बिटरी कांस्टेंट हैं a and b। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं आर्बिटरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, तो बच्चों आप बताओगे a और b यानी 2 हैं। तो बच्चों इस फैमिली ऑफ कर्व का मुझे 2 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, f1 मिलेगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कैपिटल F, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या मिला, x मिला, y मिला। ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी है बताना, ठीक है। अगर आप इसको बच्चों समझ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी इक्वेशन सॉल्व करने में। अब बताइए यहाँ x लिया मैंने, y लिया मैंने, एक बार अवकलन किया। अब बताइए a और b क्या गायब हो जाएंगे, रहेंगे इक्वेशन में। हमने इस इक्वेशन का नाम दे दिया 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बताइए, अभी मैंने एक बार अवकलन किया है, अब मैं दोबारा करूँगा, अगेन डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ बच्चों, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, f2 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, x मिलेगा, y मिलेगा, x मिलेगा, y मिलेगा, इसके बाद dy/dx भी है। अब बच्चों यहाँ पे मैं दोबारा कर रहा हूँ तो d2y अपॉन कितना मिलेगा बच्चों, dx2 मिलेगा। क्या a और b गायब हो जाएंगे, क्या a और b गायब हो जाएंगे फंक्शन में से, नहीं, अभी रहेंगे a, b इक्वल टू कितना बच्चों, 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन थर्ड हुई, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड। अब बच्चों ध्यान से समझना, ध्यान समझना, यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं। या तो बच्चों मैं इक्वेशन 2 और 3 से a और b की वैल्यू निकाल लूँ, इसमें रख दूँ, ठीक है। a और b की वैल्यू निकाल के मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा, यहीं पे रखा जाएगा। और बच्चों मैं जब भी मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करूँगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी, मैंने एक बार अवकलन किया था, यानी यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मैंने निकाल के इस इक्वेशन में रखना है मुझे, मैंने a के स्थान पे रख दिया। अब यहाँ पे अपने 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो मैंने कितनी बार अवकलन किया, 2 टाइम्स, ठीक है। तो मुझे पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये मिला और ये थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों मैं सेकंड एंड थर्ड को मैं सॉल्व करके
ए और बी का मान निकालूंगा, ए और बी का मान निकालूंगा, या मैं बच्चों बोल सकता हूँ एलिमिनेटिंग करूँगा, यानी मैं ए और बी को गायब करूँगा, यानी जो भी आपकी जनरल सॉल्यूशन होगा मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा। अब डिफरेंशिएशन करके मैं जितने भी कांस्टेंट होंगे उसमें बच्चों मुझे एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, मुझे गायब करना है, चाहे आप मान निकाल के करिए, चाहे आप डिफरेंशिएशन करते जाइए, कॉमन ले लीजिए कुछ, अगर वो क्वेश्चन मिलता है उसके स्थान पे जो भी आपका फंक्शन होगा यानी वाई जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा आप वहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो वो आपका इक्वेशन जब हम सेकंड एंड बच्चों थर्ड को बच्चों में सॉल्व करूँगा तो ए एंड बी की वैल्यू मिलेगी। अब इन वैल्यू को मुझे रखना किस में है, इसमें रखना है। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू मुझे मिल गया एक्स वाई ए गायब बी गायब, अब डी वाई बटे डी एक्स मिला एंड डी टू वाई अपॉन कितना बच्चों डी एक्स टू मिल गया, ठीक है, इक्वल टू कितना 0। अब देखिए बच्चों ये जो फंक्शन आया है यानी अवकल समीकरण बना है बच्चों, तो ये x में रहेगा, y में रहेगा, dy बटे dx में रहेगा, d2y अपॉन dx2 में रहेगा। इसी प्रकार बच्चों अगर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे तो हम 3 बार अवकलन करेंगे। अगर 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए तो मैं कितनी बार अवकलन करूँगा बताइए जल्दी से, कितनी बार करूँगा, 4 टाइम्स करूँगा। तो कहने का मीन्स ये है बच्चों किसी भी जनरल सॉल्यूशन में यानी व्यापक हल में जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी क्या हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो हम उतने ही बार क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझना, हम कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व। तो बच्चों इस फैमिली ऑफ कर्व को मैंने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 4ax। अगर बच्चों मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये क्या है इंडिपेंडेंट है, ये क्या है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है डिपेंडेंट, ये क्या है बच्चों डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसमें बच्चों ए क्या है बताओ, ए क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब बच्चों अगर मैं इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की अगर मैं नंबर्स पूछूं कितने नंबर्स हैं तो आप बताओगे ओनली ए ही है, या मैं 4a बोल सकता हूँ, ठीक है, यानी कहने का मीन्स ए ही है, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी क्या है ए है। तो आप बच्चों यहाँ लिख सकते हैं वेयर ए इज़ अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्लियर है। अब बच्चों इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या एक ही है, तो बच्चों इस जो आपका जनरल सॉल्यूशन लिखा गया है मैं इस जनरल सॉल्यूशन का मैं कितनी बार डिफरेंशिएशन करूँगा, ओनली 1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, एक ही है, इसलिए बच्चों मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा, क्लियर है। तो बच्चों हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए तो कितना मुझे मिलेगा 2y, इसके बाद फिर अगेन y का dy बटे dx मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4a कांस्टेंट है, x यानी कितना मिलेगा बच्चों 1, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, ये इक्वेशन 2 मिला, हमने बोला था इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो मैं 4a ही निकाल लूँ पूरा टोटल, तो आप a की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अगर मैं a की वैल्यू अगर बच्चों में निकालूंगा, ध्यान से समझना यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बता दो जल्दी से, a इक्वल टू कितना 1/2 यहाँ y बचा है इंटू डी वाई बटे कितना बच्चों dx, ये मिला ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 y
डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों ए। अब बच्चों मुझे ए की वैल्यू जो है इस जनरल सॉल्यूशन में रख देना है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में तो मुझे क्या मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू बच्चों मैं क्या डालूंगा, ए की वैल्यू मैं क्या डालूँ 1/2 इंटू वाई डी वाई बटे कितना बच्चों डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स मैंने लिख दिया। अब ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू मुझे कितना मिला 2 इंटू कितना बच्चों डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है कि नहीं। तो कहने का मीन्स ये है बच्चों, हमें ये चीज़ दिया रहेगा, जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा, हम उस जनरल सॉल्यूशन से हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। और मुझे पूरे चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों आप क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। आप एक बार इसको और समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू मैंने 4ax लिखा, तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर y का अगेन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, 4a कॉन्स्टेंट है तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो देखिए 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 होगा, तो यहाँ 2a आएगा। कितना आएगा बच्चों 2a, ठीक है। तो अगर मैं 2 को मैं प्रशांत कर लूँगा तो y/2 मिलेगा और dy अपॉन कितना बच्चों dx। अब मैं a की वैल्यू इसी में सब्स्टिट्यूट करूँगा a के स्थान पे, ठीक है। तो जब मैं बच्चों a के स्थान पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4a की वैल्यू 1/2y dy बटे dx इंटू बच्चों देखिए मैंने एक मिस्टेक किया, x जो है मैंने नहीं लिखा, देखिए x आपको लिखना चाहिए था, x मैं भूल गया था, ठीक है। तो देखिए मैंने x लिखा, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा बताइए, x लिख लेते हैं पहले 2x, क्लियर है। तो y इक्वल टू मुझे कितना मिला 2x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों 0, ठीक है। तो ये आपका अवकल समीकरण का निर्माण हुआ। किसी भी जनरल सॉल्यूशन से हम क्या बच्चों निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों कहने का मीन्स ये है, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जितने भी क्या होंगे बच्चों आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, उसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार उनका डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जैसे करके, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन 1 माना। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं a एंड b, देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है, x एंड y को छोड़िए और जितने भी आपको दिख जाएं वो सब क्या होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो बच्चों यहाँ पे मुझे a और b को या मैं इसकी वैल्यू ज्ञात करूँ या तो मैं इसके एलिमिनेट करूँ, ठीक है। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले मैं ये बताइए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है 2 है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कितनी टाइम्स करूँगा 2 टाइम्स करूँगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। कितनी टाइम्स 2 टाइम्स। तो सबसे पहले समीकरण 1 का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों a लिखा। अब बताइए बच्चों cos x का क्या होगा, sin x हो जाए, ये तो कांस्टेंट है, प्लस b लिखा, sin x का क्या होगा बच्चों cos x। ये इक्वेशन कितना मिला बच्चों 2 मिल जाएगा, क्लियर है। अब बच्चों इसका मैं d2y अपॉन कितना निकाल लूँ dx2, ठीक है। अब देखिए माइनस a sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों cos x होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बताइए b कांस्टेंट है और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों माइनस साइन x, तो माइनस b sin x लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ माइनस कॉमन, तो a cos x प्लस कितना बच्चों b sin x। अब ध्यान से समझना, फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बच्चों इक्वेशन 1 से देखो आप ना, a cos x प्लस बी cos x इक्वल टू कितना y। तो बच्चों मैं इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, यानी d2y अपॉन कितना बच्चों dx2 माइनस कितना बच्चों y मिल गया। ठीक है, मैं इसको अगर पश्चांदा करूँगा तो d2y अपॉन कितना बच्चों dx2 और प्लस कितना y इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो बच्चों देखिए ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, ये क्या था व्यापक समीकरण था। मैंने व्यापक समीकरण से मैंने क्या निकाल दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे हम उतनी ही बार अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करके या तो मैं बच्चों एलिमिनेट कर दूं या मैं बच्चों a एंड b की वैल्यू निकाल के, देखिए मैंने बताया था समीकरण 2 एंड इसको मानेंगे इक्वेशन 3। मैं इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकाल लूँ और a और b की वैल्यू निकाल के बच्चों मैं इसी में रख दूंगा, a के स्थान एंड b के स्थान पे। क्लियर है, यानी 2 टाइप्स होते हैं, मैं या इसको एलिमिनेट करके लगाऊं या मैं बच्चों वैल्यू फाइंड करके लगाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और हम इस पे ढेर सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। और पहला नंबर जो भी आपके यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सबसे पहले उनको वरीयता दूंगा, उसके बाद HK दास की बुक्स हैं उससे मैं पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ भी बुक्स हैं सब मिक्स करके मैं बच्चों क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।